Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज का हमारा विषय है स्पर्श गद्य भाग का पाठ 8 कारतूस, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, मतलब ग्रेजुएशन किया इन्होंने। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किए गए। हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटक का आधुनिक रूपांतरण भी किया है। अब हम इसका देखेंगे बच्चों पाठ प्रवेश। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो व्यापार के अकॉर्डिंग आए थे, उन्हें व्यापार करना था। शुरू में व्यापार ही करते रहे, शुरू में तो उन्होंने व्यापार ही किया, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। वो केवल व्यापार करने के इरादे से हमारे देश में नहीं आए थे, बल्कि हमारे देश पर अधिकार करने आए थे। और धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बच्चों, पहले के समय में राज्य नहीं हुआ करते थे, रियासतें और ठिकाने हुआ करते थे और हर रियासत का एक राजा होता था। तो इसीलिए इन्होंने क्या करने लगे, ये अलग अलग रियासतों पर उनके राजाओं को भड़काकर और उन रियासतों पर ये कब्जा जमाने लगे। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए और जब इनके इरादों का हिंदुस्तान की जनता को पता लगा तो उन्होंने अंग्रेजों को इस देश यानी भारत देश से बाहर निकालने के प्रयास भी शुरू कर दिए। बहुत से ऐसे हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े और उनको बाहर निकालने के पूरे प्रयास किए। प्रस्तुत पाठ में भी ऐसे ही एक जाबाज के कारनामों का वर्णन है और ऐसे ही एक देशभक्त और जाबाज सिपाही का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था। हुक्मरानों का अर्थ होता है बच्चों अधिकारी वर्ग, जो अधिकारी थे अंग्रेजी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो अधिकारी थे उनकी इस जाबाज ने नींद हराम कर दी थी। और यह इतना दिलेर यानी इतना बहादुर था और इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रोब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। ये इतना बहादुर था कि शेर की मांद ना शेर की गुफा में जाकर शेर से लड़ने की ताकत रखता था। और इसीलिए यह अंग्रेजों के खेमे में यानी जहाँ उनकी फौज थी, बटालियन यानी फौज होता है, जहाँ उनकी फौज थी ये वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर उनके कर्नल पर ऐसा रोब डालते हैं, इतना उसको प्रभावित करते हैं कि वह अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाता बल्कि आश्चर्यचकित रह जाता है। और वो जो शब्द बोलता है वो शब्द किसी शत्रु के लिए तो
नहीं बोले जा सकते। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारी कहानी। ये बच्चों एक एकांकी है जो नाटक हम प्रस्तुत करते हैं जब कोई हम अभिनय करते हैं किसी नाटक पे, तो इसी तरह की एकांकी आपके इस पाठ में दी गई है जिसको आज हम पढ़ेंगे और आपके इस पाठ का नाम है कारतूस। तो बच्चों हमारा आज का पाठ है कारतूस। जो कारतूस पाठ है बच्चों यह एक एकांकी है। एकांकी को हम नाटक भी कहते हैं। बच्चों नाटक वो होते हैं जिसका हम अभिनय करते हैं, जैसे किसी स्टेज पर किसी भी कार्यक्रम में अगर कोई नाटक का अभिनय किया जाता है तो उसे हम एकांकी भी कहते हैं। और इसी तरह की एक एकांकी आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है जिसका नाम है कारतूस। इस जो एकांकी है इस एकांकी में 4 व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसमें पात्र दिए हुए बच्चों, पहला पात्र है कर्नल, दूसरा लेफ्टिनेंट, तीसरा सिपाही और चौथा सवार। 4 पात्रों का इसमें वर्णन किया गया है। 4 पात्रों को लेकर ये नाटक बनाया गया है। अवधि है इसकी 5 मिनट। जमाना कौन से समय की बात है? 1799 की। समय रात्रि का है और स्थान है गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। तो बच्चों ये जो आपकी एकांकी है इसमें 4 व्यक्तियों का वर्णन है। यह सन 1799 में गोरखपुर के जंगलों में कर्नल कॉलिंज के खेमे, यहाँ खेमे का अर्थ होता है बच्चों कैंप या तंबू जैसे हम बोलते हैं, उसका अंदर के हिस्से का वर्णन किया गया है। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं, कर्नल कॉलिंज और एक है लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर यानी जो कैंप है उसके बाहर बैठे हैं। चांदनी छिटकी हुई है यानी चांद की रोशनी फैली हुई है और अंदर एक लैंप जल रहा है। अब दोनों की बातचीत का वर्णन किया गया है। सबसे पहले कर्नल बोल रहे हैं बच्चों, जो नाटक में बोलते हैं उनका संवाद का वर्णन है। जैसे ये कर्नल कॉलिंज के संवाद हैं, ये लेफ्टिनेंट के संवाद हैं, तो इस तरह से वो बात कर रहे हैं। सबसे पहले कर्नल कह रहे हैं जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, यानी बहुत ही गंभीर होती है, खतरों से भरी हुई होती है। लेफ्टिनेंट कह रहे हैं हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर अली आदमी है या भूत हाथ ही नहीं लगता। एक वजीर अली नाम के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि कई हफ्तों से हम यहाँ डेरा डाले हुए हैं, यहाँ जंगलों में पड़े हैं कैंप लगा के। सिपाही भी जो अन्य जो फौज थी वो भी परेशान हो गई है, लेकिन ये वजीर अली कैसा आदमी है कि यह हाथ ही नहीं आ रहा है। कर्नल कहते हैं उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। तो कर्नल क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इसके अफसाने हैं, वजीर अली के जो अफसाने हैं यानी इसकी बहादुरी के जो कारनामे हैं, अफसाने मतलब उसके बहादुरी के कारनामे सुनकर किसकी याद आ रही है? रॉबिन हुड की। जो रॉबिन हुड था वह भी वजीर अली की तरह अंग्रेजों के खिलाफ था और उनसे बहुत अधिक नफरत करता था, इसीलिए उसकी तुलना रॉबिन हुड से कर रहे हैं कि वजीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में भी उतनी ही नफरत थी जितनी वजीर अली के दिल में है। वजीर अली ने कोई 5 महीने हुकूमत की है, यानी अवध का राजा था वजीर अली और अवध पर इसने 5 महीने ही राज्य किया था, लेकिन इन 5 महीनों में ही उसने अवध के पूरे राज्य से अंग्रेजी सरकार के असर को बिल्कुल पाक कर दिया था। पाक कर दिया था इसका मतलब होता है बच्चों साफ कर दिया था। पूरी तरह से अंग्रेजों के असर से उन्होंने अवध के राज्य को साफ कर दिया था। आगे लेफ्टिनेंट कह रहे हैं कर्नल कॉलिंज ये सादत अली कौन है। वो कर्नल से पूछ रहे हैं लेफ्टिनेंट कि सादत अली कौन है। कर्नल बताते हैं आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। अब वो ये क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर कर्नल बता रहे हैं कि सादत अली आसिफुद्दौला का भाई है, यानी आसिफुद्दौला कौन था? अवध का राजा था, अवध का नवाब था और अवध के नवाब का भाई था सादत अली।
वजीर अली और उसका दुश्मन था। असल में आसिफुद्दौला के कोई संतान नहीं थी और काफ़ी समय तक जब उनकी कोई संतान नहीं हुई तो सआदत अली को लगा कि आसिफुद्दौला के बाद वही अवध के राजा बनेंगे। लेकिन वजीर अली का जन्म के बाद सआदत अली ने उसे अपनी मौत ख्याल किया। मौत ख्याल करने का मतलब होता है कि जब वजीर अली का जन्म हुआ तो सआदत अली को ये लगा कि अब वह अवध के राज्य को हासिल नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वह वजीर अली से नफरत करते थे। तो बच्चों यहाँ पर पैदाइश का अर्थ होता है जन्म, ठीक है, और आसिफुद्दौला ये अवध के राजा का नाम है जो अवध के नवाब हैं। वजीर अली आसिफुद्दौला का पुत्र है और सआदत अली आसिफुद्दौला का भाई है। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है कि अवध के जो राजा थे वो है आसिफुद्दौला। उनके पहले कोई संतान नहीं थी, इसलिए जो सआदत अली है उसे लगता था कि इनके बाद वही राजा बनेंगे। लेकिन जब वजीर अली का जन्म हुआ तो उसकी वो संभावना बिल्कुल ख़त्म हो गई और इसीलिए वह वजीर अली और आसिफुद्दौला से नफरत करता था और इसीलिए वो किससे मिल गया था? अंग्रेज़ों से मिल गया था। वो चाहता था कि अंग्रेज़ों की मदद से वह अवध का राज्य हासिल कर ले। लेफ्टिनेंट आगे कह रहे हैं, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने की में क्या मसलहत है? मसलहत का अर्थ होता है बच्चों रहस्य। सआदत अली को आपने अवध का राजा बनाया, इसका क्या रहस्य है? लेफ्टिनेंट पूछ रहा है। तो कर्नल कहता है, सआदत अली हमारा दोस्त है, बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत का अर्थ होता है बच्चों जायदाद या धन दौलत, तो उसने अपनी आधी जायदाद हमें दे दी है और 10 लाख रुपए नगद भी दिए हैं। अब वो भी मजे करता है और हम भी, यानी हम भी अवध पर राज करते हैं और वो भी अपनी ऐशो आराम से भरी जिंदगी जीता है और इसीलिए सआदत अली ने अंग्रेजों से दोस्ती की थी। बच्चों इस पेज पे आपके 2 प्रश्न हैं, 2 आंतरिक प्रश्न हैं, वो आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न लिखिए आप, वजीर अली 5 महीनों में किस कार्य में सफल हो गया था? पहला प्रश्न है जो आपको ऊपर जहाँ स्पेस है वहाँ लिख सकते हैं, वजीर अली 5 महीनों में किस कार्य में सफल हो गया था? तो बच्चों इसका आंसर हम पहले प्रश्न में से लिखेंगे, वजीर अली 5 महीनों में किस कार्य में? तो ये 5 महीनों की हुकूमत में, ये आपके यहाँ आंसर दिया हुआ है, ये आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं इसका कि कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इन 5 महीनों में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन यानी लगभग कामयाब हो गया था। तो यहाँ से इसका उत्तर आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लेफ्टिनेंट ने आदमी है या भूत, आदमी है या भूत, इसको एकल उद्धरण चिन्ह में आप लिखेंगे, का प्रयोग किसके लिए किया और क्यों? मैं दोबारा प्रश्न दोहरा रही हूँ बच्चों, लेफ्टिनेंट ने आदमी है या भूत का प्रयोग किसके लिए किया और क्यों? तो इसका उत्तर है कि लेफ्टिनेंट ने आदमी है या भूत इसका प्रयोग वजीर अली के लिए किया। यहाँ लिखा हुआ है किसके लिए किया है? वजीर अली के लिए। तो लेफ्टिनेंट ने आदमी है या भूत का प्रयोग, ये हम प्रश्न में से उत्तर बनाएंगे, का प्रयोग वजीर अली के लिए किया क्योंकि वजीर अली किसी अंग्रेजों के हाथ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो किसी के भी हाथ नहीं आ रहा था। जो अंग्रेज थी, जो सेना थी, जो उसको वहाँ पर खेमा डाले हुए बैठे थे और ढूंढ रहे थे, सिपाही भी तंग आ गए थे, लेकिन वह उनके हाथ नहीं आ रहा था। तो ये 2 प्रश्न आप यहाँ पर नोट कर लीजिए बच्चों। आगे लेफ्टिनेंट कह रहे हैं, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत या आमंत्रण दे रहा है। लेफ्टिनेंट ने पूछा कर्नल से कि मैंने ये सुना है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा कौन है? अफगानिस्तान के बादशाह का नाम है जो कि बहुत ताकतवर है और वह उन्हें वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का आमंत्रण दे रहा है। कर्नल ने कहा, अफगानिस्तान
को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। सबसे पहले अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए टीपू सुल्तान ने बुलाया, उसके बाद अब वजीर अली बुला रहा है और उसके बाद एक शमशुद्दौला ने भी उनको अफगानिस्तान के नवाब को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया है। लेफ्टिनेंट पूछता है कौन शमशुद्दौला? तब कर्नल कहता है नवाब बंगाल का निस्बती, निस्बती मतलब रिश्ते का, यहाँ लिखा हुआ है निस्बती, इसका अर्थ है रिश्ते का, तो रिश्ते का भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ है। लेफ्टिनेंट ने कहा इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, अर्थात पूरा हिंदुस्तान कंपनी के खिलाफ हो गया है। उन्हें लगा सभी तरफ से जब सभी लोग कंपनी के खिलाफ हो रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे हैं, तो उन्हें भी ये लग रहा है कि इसका मतलब तो ये है कि सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर दौड़ गई, यानी सभी लोग, सभी हिंदुस्तानी उनके खिलाफ हो गए हैं। कर्नल ने कहा जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गए मतलब सफल हो गए, तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। जो हमने बक्सर और प्लासी के युद्ध है, आपने सुना होगा बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, तो बक्सर और प्लासी का युद्ध करके जितना भी हमने हिंदुस्तान पर कब्जा किया है, जितना भी हमने हिंदुस्तान के हिस्सों को जीता है, वह वापस हमसे छिन जाएंगे। और इसीलिए कह रहे हैं कि और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। जब बक्सर और प्लासी का युद्ध हुआ था, तब कंपनी का जो मेन अधिकारी था वो था लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव के टाइम पर जो भी हमने बक्सर और प्लासी के युद्ध के समय जो भी हमने हासिल किया था, जो भी हमने जीता था हिंदुस्तान को, अगर यही स्थिति रही, यानी इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के विरुद्ध आवाजें उठती रही और लोग कंपनी के खिलाफ होते गए, तो अभी लॉर्ड वेल्जली के समय ऐसा हो सकता है कि जो भी हमने प्राप्त किया है हम उसे वापस खो बैठे। लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, अगर वजीर अली आज़ाद रहा, हमने इसे नहीं पकड़ा, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसकी आज़ादी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। हमें किसी ना किसी तरह इस शख्स यानी इस आदमी को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल कह रहे हैं कि पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। बच्चों ये जो लाइन दी हुई है ना, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, इस पे से प्रश्न बनते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि पूरी एक फौज ली है, मैंने पूरी फौज के साथ उसका पीछा कर रहे हैं बरसों से, यानी कई सालों हो गए उनको पीछा करते हुए, लेकिन वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। बच्चों धूल झोंकना मुहावरा है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में। धूल झोंकना इसका अर्थ होता है धोखा देना, ये एक मुहावरा है, आप इसे साथ के साथ इसका मीनिंग लिख लीजिए, धोखा देना। और वो आगे कह रहे हैं कि इन्हीं जंगलों में वो फिर रहा है, इन्हीं जंगलों में छुपा हुआ है, लेकिन हमारे हाथ नहीं आ रहा है। उसके साथ कुछ चंद जाबाज है। जाबाज का अर्थ होता है बच्चों बहादुर सिपाही, जो अपनी जान पर खेलकर कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो बहादुर सिपाही होते हैं उनको जाबाज कहा गया है। और फिर वो क्या कह रहा है कर्नल कि मुट्ठी भर आदमी, यानी वजीर अली के साथ चंद सिपाही हैं, थोड़े से लोग हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतना दमखम है, वो इतना मजबूत है, इतना बहादुर है कि इतने सालों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, लेकिन हमारे हाथ नहीं आ रहा है। आगे वो दोनों बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट और कर्नल बात कर रहे हैं और कह रहे हैं सुना है वजीर अली जाति तौर पर भी बहुत बहादुर आदमी है, यानी वो व्यक्तिगत रूप से भी, जाति तौर पर यानी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल कह रहे हैं बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल न कर देता। लेफ्टिनेंट पूछ रहे हैं कि ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल ने कहा, अब कर्नल उन्हें एक कहानी बता रहे हैं, किस्सा बता रहे हैं, जो भी घटना घटित हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं। किस्सा क्या हुआ था,
उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया था और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे ही भला बुरा सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर वो एक घटना का जिक्र कर रहे हैं कि उसको पद से हटाने के बाद आसिफुद्दौला की मृत्यु के बाद वजीर अली अवध का राजा बना था। 5 महीने उसने राज्य किया था, लेकिन सआदत अली को शुरू से ही वजीर अली पसंद नहीं था, क्योंकि उसके जन्म से उसका सिंहासन जो उसका राज्य था अवध पर वो राज करना चाहता था, वो अब नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों की सहायता से उसने वजीर अली को अवध के राज्य से हटा दिया और अंग्रेजों ने सआदत अली को वहाँ का राजा बना दिया, अवध का राजा बना दिया और जो वजीर अली था उसे बनारस में नजरबंद कर दिया। 3 लाख रुपए सालाना उसके लिए गुजारे के लिए वेतन निश्चित कर दिया। वजीफा का मतलब होता है बच्चों वेतन, जो सालाना यानी पूरे एक साल का उसके गुजारे के लिए वेतन मुकर्रर कर दिया, मतलब निश्चित कर दिया। मुकर्रर का मतलब होता है निश्चित कर दिया। कुछ महीने बाद तो इस तरह से उसे वहां पे नजरबंद कर दिया, लेकिन कुछ महीने बाद जो कलकत्ता में गवर्नर जनरल है वो उसे बार बार कलकत्ता तलब कर रहे थे मतलब बुला रहे थे। उसे वो कहाँ बुला रहे थे? कलकत्ता बुला रहे थे। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया। जो उस कंपनी का वकील था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो उस समय बनारस में था। तो वजीर अली उनके पास जाता है, वकील के पास, और उससे शिकायत करता है कि जो गवर्नर है वो बार बार मुझे कलकत्ता क्यों बुला रहे हैं। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की। जब वजीर ने शिकायत की तो उन्होंने परवाह नहीं की, बल्कि उसे उल्टा भला बुरा सुना दिया। वजीर अली वैसे ही अंग्रेजों से नफरत करता था। उसके खिलाफ, उसके मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। बच्चों, कूट कूट कर भरना ये भी एक मुहावरा है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। कूट कूट कर भरना, इसका अर्थ होता है बहुत प्रबलता से भर देना। और काम तमाम करना, ये भी एक मुहावरा है बच्चों, आप इसे भी साथ के साथ अंडरलाइन कर लीजिए। काम तमाम करना, इसका अर्थ होता है जान से मार डालना। ठीक है, तो ये जो मुहावरे हैं ये आप यहीं पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसके मीनिंग साथ में ही लिख लीजिए। तो इस तरह से वो घटना बताता है कि उसने किस तरह से वकील का कत्ल कर दिया। तो उसके मन में अंग्रेजों के खिलाफ वैसे ही नफरत भरी थी। उसने उसी वक्त जब वकील ने उसका अपमान किया तो उसने खंजर से उसी समय वकील का वध कर दिया और भाग गया। लेफ्टिनेंट आगे पूछ रहे और भाग गया, तो कर्नल ने कहा कि अपने जानिसारों समेत, जानिसार यानी कुछ विश्वास पात्र के साथ, जो उसके कुछ विश्वास पात्र सैनिक थे उनके साथ वह आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां ने, बच्चा हुक्मरां का अर्थ होता है वहां का जो राजा थे, आजमगढ़ के शासक थे, उन हुक्मरां ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में, उनको अपने संरक्षण में ले लिया, उनकी सहायता की और उनको हिफाजत से घाघरा नामक स्थान तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां यानी वो जो काफिला है, जो वजीर अली और उसके जो साथ जो चंद साथी हैं, उनका जो वो काफिला है वह इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। बच्चों, अब इस पेज पे भी आप एक आंतरिक प्रश्न नोट कर लीजिए। आंतरिक प्रश्न है, वजीर अली किसे हमले की दावत दे रहा था? इससे पहले किसने हमला करने की दावत दी थी? मैं दोबारा प्रश्न रिपीट कर रही हूँ। वजीर अली किसे हमला करने की दावत दे रहा था? इससे पहले किसने हमला करने की दावत दी थी? तो बच्चों, ये इसका सेकंड लाइन में जो कर्नल बोल रहा है उसी में इसका उत्तर है कि वजीर अली ने, पहले फर्स्ट में से लिखेंगे, वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी थी। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया दावत दी थी, तो दावत दी थी ये लिखेंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे पहले, इससे पहले किसने दिया था? तो इससे पहले टीपू सुल्तान ने, इससे पहले टीपू सुल्तान ने हमला करने की दावत दी थी। ये हम प्रश्न में से लिख देंगे। तो यहाँ पर आप इसका आंसर नोट कर लीजिए बच्चों।